जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे झारखंड स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज मैं आई हूँ इस नए वीडियो के साथ। आर्टिकल 32 जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं, इस आर्टिकल के तहत 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है। यही रीटें हमारा हाई कोर्ट भी जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली ये रीटें हैं। पहले नंबर पर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है परमादेश, जिसको मैडेमस कहते हैं। तीसरे नंबर पे है अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो कहते हैं। 4 नंबर पे आता है उत्प्रेषण, जिसको सर्टियोररी कहते हैं। 5th नंबर पे आता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानना अति आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में हिंदी शब्दों का प्रयोग ना करके इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा रिट जारी होगा। आते हैं थोड़े अब एक्सप्लेनेशन की है। और सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ये कह रहा है कि जब भी किसी भी व्यक्ति का गिरफ्तारी होता है तो उसे न्यायालय के पास पेश किया जाता है। न्यायालय ये बात को देखता है कि इसकी जो अरेस्ट की गई है तो इसकी जो मैटर है वो वाकई जेन्युइन है या नहीं है, सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो सेटिस्फाइडजनक होती है तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाती है। अगर वो असंतोषजनक होता है तो व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। इन शॉर्ट पॉइंट्स में देखते हैं कि सामान्य अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण का व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना या सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रीट कही जाती है। उनके विरुद्ध नहीं जिन्हें न्यायालय दंडित कर चुका है। अगर किसी व्यक्ति पे एक बार बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी रीट जारी हो चुकी है और न्यायालय उसको दंडित कर चुका है तो वैसे लोगों पर पुनः रीट जारी नहीं की जा सकती है। न्यायालय उसको दोबारा दंडित नहीं करेगा। उनके विरुद्ध नहीं जो निवारक नज़रबंदी में बंद है, मतलब वैसे लोगों को भी बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जाएगा जो पहले से नज़रबंदी में थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए RES जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। जिस पर पहले ही निर्णय हो चुका है उस पर भी नहीं होता है। जिस मामले पर न्यायपालिका ने अपना निर्णय दे दिया हो तो उस मामले को पुनः उसी आधार पर न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाएगा। ये भी इसके बाद भी रिट जारी नहीं होती है। अब आते हैं परमादेश पे। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपनी कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश जारी करता है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं कि न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या फिर सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रीट को जारी किया जा सकता है जो लोग कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन करने से इनकार कर देते हैं। वैसे लोगों पर परमादेश जारी कर दिया जाता है। कुछ नोट्स हैं इसके, जैसे कि परमादेश रिट जो होती है वो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है। निम्न में से क्वेश्चन जब अराइज होता है तो इसमें डाल दिया जाता है कि निम्न में से किन पर परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में आ जाते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, कुछ भी डाल सकता है। तो आपको ध्यान रखनी है कि जो परमादेश होती है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। अब आता है तीसरा अधिकार परीक्षा के वारंटो। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इसका अर्थ है कि किस अधिकार से, जैसे कोई सरकारी नौकरी है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लेता है या फिर ऐसे व्यक्ति को जो तात्कालिक हो
तो वो तो सरकारी पद पे अधिकार के हक नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों पे अधिकार परीक्षा का रिट जारी कर दिया जाता है। यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो यह रिट जारी की जाती है। ये रिट किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। इसका तात्पर्य यही है कि अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उस पर रिट जारी नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और वो व्यक्ति वहाँ नहीं है और उसकी जगह पर कोई प्राइवेट आदमी वहाँ जाकर कार्य कर रहा है तो उस पर ये वारंट जारी हो सकता है। अब आते हैं उत्प्रेषण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मंगा लेना। उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले की सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है। यह रिट तब जारी होती है जब निचली अदालत ने उस मामले पर फैसला नहीं दिया है या निर्णय उत्तरवर्ती चरण में दिया जाता है। इसमें देखते हैं हमारा जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, ये देखता है कि जो निचली अदालत है उनसे वो सुनवाई ठीक से नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, या फिर डिले हो रही है किसी भी केस को लेकर के, तो उत्प्रेषण जारी हो जाती है। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। अब आगे हम देखते हैं निषेध आदेश, जिसको प्रतिषेध कहते हैं। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जैसे हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। ज़बरदस्ती कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, इसी को रोकने के लिए ये आदेश जारी की जाती है। निषेध आदेश दैट मीन्स मना कर देना। उच्चतम न्यायालय निचली न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है। यह रिट तब जारी होती है जब मामला निचली अदालत में लंबित हो, काफ़ी दिनों से डिले हो रही होती है, तो ऊपर की जो कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसको मंगवा लेता है, निषेध जारी कर देता है। यह रिट तब जारी होती है जब मामला निचली अदालत में लंबित होती है। प्रतिषेध हमेशा निर्णय के पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय वही व्यक्ति जाएगा जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यहाँ पर भी मूल अधिकारों की बात की जा रही है, जहाँ पर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसकी कमी यह थी, इसमें प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी, न्याय नहीं। अब इसमें कुछ नोट है, ये देख लेते हैं। निर्धारित प्रक्रिया जो है यह हाई कोर्ट की परंपरागत प्रक्रिया थी, जिसे वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया कहा जाता है। ये जनरली क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि निम्न में कौन सा रिट वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस तरह की प्रश्न हमें आए दिन देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें, और मैंने प्रयास किया है कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे कलेक्ट हो, आपको डाउट ना हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही डाउटफुल हो जाते हैं। तो प्रयास रहेगा आपकी डाउट को क्लियर करने का। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।